वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज 8 अप्रैल 2021 और पिछले 2 दिनों से यानी कि 6 और 7 को करंट अफेयर्स का वीडियो चैनल पे अपलोड नहीं हुआ था, तो इस वजह से इस वीडियो में 6, 7 और 8 अप्रैल के करंट अफेयर्स को यहाँ पे देखेंगे, जिसके अंतर्गत बिहार करंट अफेयर्स तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, अन्य वो सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, इन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप घर बैठे इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं तथा यहाँ पर चल रहे प्रैक्टिस सेट को भी ज्वाइन कीजिए और इससे आप अपने मतलब परीक्षा का आकलन कीजिए कि ये बिहार बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। चलिए, पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो 1 अप्रैल को उड़ीसा के द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। काफी सारे लोगों ने इसके बारे में, इस प्रश्न के बारे में डिटेल में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया है। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर अप्रैल माह के कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं उन्हें देख लेते हैं। 1 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष उड़ीसा दिवस और मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अप्रैल को आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस तथा गुड फ्राइडे मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस तथा ईस्टर मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया तथा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस तथा 1994 रवांडा नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतक दिवस मनाया गया। तो इतनी सारी यहाँ पर आपको अब तक यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 8 अप्रैल तक के प्रमुख दिवस है जिन्हें आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी यहाँ पे बताऊंगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आपको पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और इस वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, उससे पहले आपको बता दूं कि जनवरी, फरवरी और मार्च ये तीनों माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में एक मेगा फूड पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दिया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुजफ्फरपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार के द्वारा यह भी हाल में घोषणा किया गया कि मुजफ्फरपुर जिले में एक मेगा फूड पार्क का स्थापना किया जाएगा। तो इसके बारे में आपको डिटेल में बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार केंद्र सरकार ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक मेगा फूड पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में 400 करोड़ की लागत से बनने वाला मेगा फूड पार्क बनने की घोषणा की गई। ये आपको ध्यान रखना है कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में 400 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा, ऐसी घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। और इस प्रोजेक्ट में 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा और इस पार्क में कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पर 109 करोड़ रुपए खर्च होंगे तथा इसमें लगने वाले फूड इंडस्ट्रीज पर करीब 300 करोड़ रुपए का निवेश होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मतलब इसके स्थापना की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार के बारे में एक बार पुनः यहाँ पे देख लेते हैं। ये बिहार की स्थिति है मैप में, ये ध्यान रखिएगा। बिहार की चौहद्दी के बारे में आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो बिहार की जो चौहद्दी है ये उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। बिहार की राजधानी पटना है, आप सभी जानते हैं। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी गोरैया, राजकीय पशु बैल और राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा। जनसंख्या घनत्व 1106 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल जो है बिहार का ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर। राज्य भाषा की अगर बात किया जाए तो प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा बिहार की उर्दू है। और विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अभी राजकीय पक्षी जो है बिहार का ये गोरैया है और अभी हाल ही में विश्व गोरैया दिवस मनाया गया है। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि ये विश्व गोरैया दिवस कब मनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष का विश्व गोरैया दिवस का जो थीम था ये था आई लव स्पैरो। आपको बताना है कि ये कब मनाया गया है। और यहाँ पर इस इमेज में जो आप देख रहे हैं ये बिहार का राजकीय चिन्ह है, 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न पे। बिहार के किस जिले में देश के दूसरे फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? बिहार में देश के दूसरे फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है किस जिले में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, सुपौल में। बिहार में जल संसाधन के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से उच्च कोटि के फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसकी मदद से नदियों के जल संचयन और प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। यह पुणे के बाद भारत का दूसरा उत्कृष्ट संस्थान होगा जिसका निर्माण बिहार के सुपौल में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पहले स्थान पे है पुणे और दूसरे स्थान पे सुपौल, जहां पर फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वर्ष 2021 के मिशन 5.0 के तहत बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है? मिशन 5.0 के तहत बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि इस साल राज्य भर में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। मिशन 5.0 के तहत इस योजना का नाम दिया गया है मिशन 5.0 और यह पौधे 64 दिन में लगाए जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये पौधे लगाने का जो लक्ष्य है ये 64 दिन में लगाने का ये लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसकी शुरुआत जो होगी ये 5 जून से होगी और इसमें मुख्य भूमिका मनरेगा और जीविका दीदियों का होगा। इतनी सारी महत्वपूर्ण चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है ये 5 करोड़ पौधे लगाने का है, जिसकी शुरुआत 5 जून 2021 से होगी और यह लक्ष्य 64 दिनों का होगा कि 64 दिनों में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे बिहार में। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान रखना है। आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो यानी इस श्रृंखला में जितने भी प्रश्न हैं, इस श्रृंखला के जो भी वीडियो चैनल पे अपलोड हुए हैं उन सभी का मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया है। आप जाइए प्रीवियस वीडियो को देखिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को मजबूत कीजिए। ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस तरह के जो वीडियो है बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो आज की इस वीडियो का लक्ष्य मैं आपको दे रहा हूँ 300 लाइक। आपको हर हाल में मुझे 300 लाइक देना है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो से सच में हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को और अधिक बढ़ाइए। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब हमारे वीडियो को और ज्यादा दूसरे व्यूअर के पास रिकमेंड करती है, तो इस वजह से हमारे व्यूज मतलब और भी बढ़ जाते हैं, जिससे मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो बनाने का मन करता है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो से सच में हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए चौथा प्रश्न कि हाल ही में बिहार सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है और इसके तहत कुशल मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपए की राशि मिलेंगे? ये भी हाल ही में ये निर्धारित किया गया है। तो आपको बताना है कि हाल ही में बिहार सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करते हुए कुशल मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपए की राशि मिलने का निर्णय लिया गया है। इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। हालांकि इसका जो राइट आंसर होगा कि कुशल मजदूरों को कितने रुपए प्रतिदिन राशि मिलेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा 385। अब इसके बारे में यहाँ पे जानते हैं डिटेल में कि हाल ही में बिहार सरकार ने नए वित्त वर्ष की शुरुआत में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अब अकुशल मजदूरों को प्रतिदिन 304 रुपये, अकुशल मजदूरों को प्रतिदिन 304 रुपये मिलेंगे तथा अर्धकुशल मजदूरों को प्रतिदिन 316 रुपये मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और कुशल मजदूरों को प्रतिदिन 385 रुपये मिलेंगे और उच्च कुशल श्रमिक को प्रतिदिन 470 रुपये दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना है। ये न्यूनतम मजदूरी मतलब कि है बिहार सरकार के द्वारा अभी हाल ही में वित्त वर्ष की जो घोषणा हुआ नए वित्त वर्ष की, उसके अनुसार ये सभी चीजें सामने निकल कर आई। यहाँ पे मैं एक बार पुनः यहाँ पे आपको बता दूं कि अकुशल मजदूरों के लिए 304 रुपये और अर्धकुशल मजदूरों के लिए 316 रुपये, कुशल मजदूरों के लिए 385 रुपये तथा उच्च कुशल श्रमिक के लिए 470 रुपये। ये चारों को आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, यहाँ पे प्रश्न था कि कुशल मजदूरों को, तो कुशल मजदूरों को प्रतिदिन 385 रुपये राशि मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। उसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न पे, नेशनल मेरीन टाइम डे कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष नेशनल मेरीन टाइम डे 5 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को नेशनल मेरीन टाइम डे मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सुरक्षित एवं एनवायरमेंट फ्रेंडली अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है तथा समुद्री क्षेत्र की रक्षा एवं संरक्षण करना है। और इसे पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। ये प्रत्येक वर्ष नेशनल मेरीन टाइम डे 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया, आप देख लीजिए। और यह पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, बेरूत बंदरगाह निम्नलिखित में से कहाँ पर है? आप सभी इसके बारे में अच्छी तरह से जागरूक होंगे कि पिछले वर्ष यहाँ पे कुछ घटना घटी थी और इस बारे में अभी आपको बताऊंगा। तो बेरूत बंदरगाह जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित है। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं, ये भी हाल ही में चर्चे में क्यों है। तो बेरूत बंदरगाह पूर्वी भूमध्य सागर के लेबनान में सेंट जॉर्ज खाड़ी में पूर्वी भाग में स्थित है। इस बंदरगाह में पिछले साल एक रासायनिक विस्फोट हुआ था, जिसका वीडियो आप सभी देखे होंगे, काफी ज्यादा वायरल हुआ था। ये विस्फोट काफी ज्यादा भयानक था, जो कि कई सारे मतलब यहाँ पे तबाही देखने को मिला था। और इस विस्फोट का जो आवाज है बहुत दूर दूर तक, कहा जाता है कि 10 किलोमीटर तक सुनाई दिया था, ये ध्यान रखिएगा। तो पिछले वर्ष यहाँ पर एक रासायनिक विस्फोट हुआ था, जिसके कारण लेबनान की राजधानी बेरूत में काफी तबाही हुई थी। हाल ही में जर्मनी ने लेबनान के अधिकारियों को बेरूत बंदरगाह के पुनर्निर्माण के लिए एक बहु अरब डॉलर प्रस्ताव पेश किया है। तो
तो इस वजह से ये भी हाल ही में चर्चे में है। जर्मनी ने लेबनान के अधिकारियों को बेरूत बंदरगाह के पुनर्निर्माण के लिए एक प्रस्ताव मतलब भेजा है, तो इस वजह से ये भी चर्चे में है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बेरूत जो है ये लेबनान की राजधानी है। यहाँ पर पिछले वर्ष रासायनिक विस्फोट हुआ था जो कि पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पूर्वी भूमध्य सागर के मतलब कि सेंट जॉर्ज खाड़ी के पूर्वी भाग में स्थित है। ये सागर में स्थित नहीं है बल्कि ये पूर्वी भाग में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे इसलिए बताया गया कि बेरूत बंदरगाह, यहाँ पर बंदरगाह का बात किया जा रहा है, जबकि बेरूत शहर का अगर बात किया जाए जो कि लेबनान की राजधानी है तो वो ये पूर्वी भाग में स्थित है सेंट जॉर्ज खाड़ी के, ये ध्यान रखिएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न की ये प्रश्न है कैरेबिनेरी निम्नलिखित में से किस देश की एक अर्धसैनिक पुलिस है जो मुख्य रूप से घरेलू पुलिसिंग गतिविधियों में शामिल होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। कैरेबिनेरी जो कि इटली की एक अर्धसैनिक पुलिस है, यह अर्धसैनिक पुलिस बल ने हाल ही में रोम में एक स्टिंग ऑपरेशन कर रूस के लिए जासूसी गतिविधियों में शामिल एक इतालवी नौसेना के कप्तान को पकड़ लिया है। तो इस वजह से अभी हाल ही में चर्चे में है। इसके बारे में आपको डिटेल में एक बार पुनः बता दूं कि अभी हाल ही में ये जो कैरेबिनेरी जो मतलब कि इटली की अर्धसैनिक पुलिस है, अभी अर्धसैनिक पुलिस ने रोम में एक स्टिंग ऑपरेशन करते हुए रूस के लिए जासूसी गतिविधियों में शामिल एक इतालवी नौसेना के कप्तान को पकड़ लिया है। इस वजह से ये भी हाल ही में चर्चे में है, इस वजह से यहाँ पे मैंने इस करंट अफेयर को शामिल किया है। आपको ध्यान रखना है ये जो मतलब कि कैरेबिनेरी जो कि अर्धसैनिक पुलिस है ये इटली की अर्धसैनिक पुलिस है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2020 की रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला स्थान निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता विश्वविद्यालय का। हाल ही में कोलकाता विश्वविद्यालय ने एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2020 की रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला स्थान प्राप्त किया है और इसमें 15 भारतीय विश्वविद्यालयों को जगह मिली है और इस रैंकिंग को शंघाई रैंकिंग के भी नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इस रैंकिंग को शंघाई रैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भारत के 15 विश्वविद्यालय को जगह मिली है और इस 15 विश्वविद्यालयों में से भारत का पहला जो मतलब स्थान पर है ये कोलकाता विश्वविद्यालय है और इसे मतलब कि ये भी हाल ही में 2020 की रैंकिंग के रूप में जारी किया गया था, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2020। तो ये आपको ध्यान रखना है इतनी सारी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीजों को। चलिए अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न की जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार देश की कितनी फीसदी ग्रामीण आबादी नल से जल के तहत पानी का उपयोग कर रही है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 38%। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि भी हाल ही में देश की 38% ग्रामीण आबादी नल से जल के तहत पानी का उपयोग कर रही है। ये रिपोर्ट जारी किया गया था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा और जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 21.4% जल जीवन मिशन का लाभ पहुंचाया जा चुका है। यह योजना यानी कि जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, जल जीवन मिशन योजना को 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य 2024 तक हर घर को नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इतनी सारी महत्वपूर्ण चीजों को यहाँ से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू की गई है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा विरल देसाई। अभी हाल ही में विरल देसाई के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि हाल ही में विरल देसाई ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉपुलेशन नामक मूवमेंट शुरू किया है और इन्हें ग्रीन मैन ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। विरल देसाई जो कि भी हाल ही में प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए हैं, इन्हें ग्रीन मैन ऑफ गुजरात के भी नाम से जाना जाता है और आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में यह मूवमेंट शुरू किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विरल देसाई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं 67वें बीपीएससी और बीपीएससी सीडीपीओ के लिए इस चैनल के माध्यम से जो टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चलाया जाता है उसे ज्वाइन करने के संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको 50 टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराए जाएंगे जो कि फुल लेंथ मॉडल सेट आधारित होगा ये, और यहाँ पर सभी सेट में सभी प्रश्न के एक्सप्लेनेशन सहित आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे और यहाँ पर इसके अंतर्गत आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। ये सभी जो होंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सभी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अवेलेबल कराया जाएगा और यहाँ पे करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको मंथली करंट अफेयर्स दिया जाएगा तथा डेली करंट अफेयर्स दिया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। जो यहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं इसी का ये पीडीएफ फॉर्मेट आपको उपलब्ध कराया जाएगा और यहाँ पर आपकी बिहार जीके की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी इसे ज्वाइन करने के बाद। और पिछले वर्ष के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, पिछले वर्ष नहीं बल्कि बीपीएससी में जो अभी तक एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्नों का यहाँ पर आपको पीडीएफ दिया जाएगा और इसके अलावा पिछले वर्ष का करंट अफेयर्स तथा इतिहास के कुछ पीडीएफ होंगे जो यहाँ पर आपको केवल 399 रुपये में अवेलेबल कराई जाती है। यानी कि 399 रुपये में आप हमारे एक वर्ष के लिए मेंबरशिप को प्राप्त करते हैं। ये मेंबरशिप 1 हुआ जहाँ पर आपके लिए सभी चीजें यहाँ पर
एकदम से निःशुल्क हो जाएगी, ये मतलब 399 का यहाँ पे पेमेंट करने के बाद। लेकिन अगर कोई छात्र यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स लेना चाहे, ये वाला जो कि यहाँ पे मैं बताता हूँ, बिहार करंट अफेयर्स तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, अगर आप में से कोई इन्हें लेने के इच्छुक हैं तो इसका जो फी है ये केवल 151 रुपये है, ये 1 वर्ष के लिए है। और सभी दोनों यहाँ पे मेंबरशिप का जो प्लान है ये 31 दिसंबर 2021 तक के लिए वैलिड है। तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखी गई है, वहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर भी होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप में मैसेज करके इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को ध्यान रखें, अगर आप ज्वाइन करने इच्छुक हैं तो जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए 11वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने एसएस अवार्ड 2021 में इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स श्रेणी में स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड जीता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा मैरी कॉम। इस दशक का स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द अवार्ड कौन जीता है? ये जीता है मैरी कॉम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में मैरी कॉम ने एसएस अवार्ड 2021 में इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स श्रेणी में स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द डिकेड का अवार्ड जीता है। मैरी कॉम 6 बार बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि मैरी कॉम कितनी बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। तो 6 बार बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन ये बन चुकी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में ये स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द डिकेड का अवार्ड जीती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में बिहार के कितने जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? तो बिहार के 4 जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार, पश्चिम बंगाल और असम सहित कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए और बिहार के पटना, किशनगंज, पूर्णिया तथा अररिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिएक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता थी ये 5.4 मापी गई और भूकंप का केंद्र जो था ये सिक्किम भूटान बॉर्डर पे था। यहाँ पर इतनी सारी महत्वपूर्ण चीजों का आप ध्यान रखिए। ये 4 जिले हैं, पटना, किशनगंज, पूर्णिया तथा अररिया। भूकंप को जिस यंत्र से मापा जाता है उन्हें सिस्मोग्राफ कहा जाता है और भूकंप जिस पैमाने पर मापा जाता है उसे रिक्टर स्केल कहा जाता है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा। भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है, जबकि जिस पैमाने पर भूकंप को मापा जाता है वो रिक्टर स्केल कहलाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न की हाल ही में बिहार सरकार कैबिनेट ने राज्यों में बिजली सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर कर दिया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा 6043 करोड़ रुपए मंजूर किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 8 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। राज्य की बिजली उपभोक्ताओं की बिजली सब्सिडी के लिए 6043 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है और इसके अलावा सभी जिला मुख्यालय तथा अनुमंडल में वृद्ध आश्रम खोलने का निर्णय लिया गया है। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा 6043। ये मतलब सब्सिडी के लिए इतनी राशि मंजूर की गई है राज्य सरकार के द्वारा और सभी अनुमंडल और मुख्यालय, जिला मुख्यालय में वृद्ध आश्रम खोलने का निर्णय लिया गया है। ये जो अभी हाल ही में मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उनमें 8 प्रस्ताव पर मोहर लगी थी, जिसके अंतर्गत ये सही बातें कही गई। तो इतनी सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न की बिहार के किस जिले में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है? तो बिहार के मधुबनी जिले में अभी हाल ही में ये कार्य प्रगति पे है। बिहार के मधुबनी जिले में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है। यह यूनिट जो है जो कि 2021 तक बनकर तैयार होगा, अगस्त 2021 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा और इसका शिलान्यास अभी हाल ही में किया गया था। यह यूनिट एमएसएमई मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की योजना के तहत लगाया जा रहा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बिहार के मधुबनी जिले में लगाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न। हाल ही में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट के पोर्टल के अनुसार बिहार में सबसे अधिक साइबर क्राइम की घटनाएं बिहार के किस जिले में हो रही है? प्रश्न एक बार पुनः पढ़ दूं कि हाल ही में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट के पोर्टल के अनुसार बिहार में सबसे अधिक साइबर क्राइम की घटनाएं बिहार के किस जिले में हो रही है? तो सबसे ज्यादा साइबर क्राइम की घटनाएं जो हो रही है ये पटना में हो रही है। ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है ये नेशनल साइबर क्राइम की पोर्टल से ये रिपोर्ट जारी किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पटना। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल के अनुसार राज्य में सबसे अधिक पटना में साइबर क्राइम की घटनाएं हो रही है। यहाँ पर ये सभी बातें निकल कर आती है कि जो मतलब बैंकिंग से जो जुड़े हुए फ्रॉड हैं, जो कि ओटीपी से जुड़े हुए फ्रॉड हैं, जो कि बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है ओटीपी के द्वारा मतलब फर्जी तौर पे ये मतलब निकाल लिया जा रहा है। तो इस तरह के जो साइबर क्राइम है ये खास करके बिहार के पटना में ज्यादा हो रही है। तो इस वजह से मतलब कि ये रिपोर्ट जारी किया गया नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट के द्वारा, तो जिसमें पटना को पहला स्थान दिया गया है इस मतलब कि क्राइम के मामले में। तो ऐसी घटना आए दिन होती रहती है। हमारे पास भी बहुत सारे फोन कॉल आते हैं। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे मैं अपना मतलब नंबर जो है ये पब्लिकली यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इस वजह से हमें जो मैसेज मिलता है लगभग आप समझिए कि दिन में 2 से 3 मैसेज मुझे ऐसा जरूर आता है। कोई लिंक आ जाता है इनबॉक्स में जिसपे क्लिक कीजिए, आपको इतना रुपया मिलेगा, वो मिलेगा, आप पढ़ाते हैं तो आपको ये बेनिफिट होगा। तो इस तरह की चीजें मुझे मतलब हमेशा आते रहता है। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे इनबॉक्स में अभी भी नहीं भी होगा तो कम से कम 500 मैसेज से ऊपर होगा। ये सारी चीजें मतलब हर दिन मैं फेस करता हूँ। तो ये मतलब ये एक तरह का ये साइबर क्राइम है जिस घटना में बिहार का जो पटना जिला है ये पहले स्थान पर है।
तो ये सभी चीज़ों से आपको भी बच के रहना है। अगर कोई भी मतलब लिंक आए जिस पे शक हो आपको, तो उस लिंक पे भूल के भी क्लिक नहीं करना है, अन्यथा आपके साथ क्या होगा आपको ये भी अंदाजा नहीं होगा कि आपको आपके साथ क्या हो गया। आप जब इनबॉक्स में देखते होंगे कोई किसी प्रकार का एक ऑफर आपको दिया जाएगा कि इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए इस लिंक पे यहाँ पे लिंक करेगा, लिंक पे क्लिक किया, लिंक जो होगा ये ब्लू कलर का होगा, तो अनचाहे लिंक पर आपको कभी भी मतलब कि क्लिक नहीं करना है, इससे आपकी हानि हो जाएगी, आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा कि आपके साथ क्या हुआ। ठीक है, तो इस चीज से आप बच कर रहें। एक बात आपको मैं ये बता दूं कि जब भी आप वेबसाइट पे विजिट करते हैं, कोई भी वेबसाइट हो, वेबसाइट के ऊपर में यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये स्क्रीन है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका स्क्रीन है और स्क्रीन के ऊपर में ये वाला जो सेक्शन है, यहीं पर आपका हर वेबसाइट का यूआरएल होता है। यूआरएल के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दे दूं कि यूआरएल जो होता है, यहाँ पर एक लॉक का निशान होगा। यूआरएल जो होता है, ये मान लीजिए ये यूआरएल है, तो यूआरएल में एक लॉक इस तरह से बना हुआ रहता है। ये लॉक जो होता है, ये लॉक मतलब पूरी तरह लगा होना चाहिए। एक होता है इस तरह का, ये खुला हुआ नहीं होना चाहिए। ये लॉक जो होगा इस तरह का लगा होना चाहिए और लॉक के बगल में HTTP लिखा होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, HTTP लिखा होना चाहिए। इससे ये होगा कि आप जिस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं वो एकदम से सिक्योर है। ये खुला हुआ जो होगा, ये आप पे कभी भी इस पे आप ट्रस्ट मत कीजिए, ये आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकता है या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन को चुरा सकता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न कि हाल ही में बिहार के किस मंदिर के प्रसाद नैवेद्यम को FSSAI ने शुद्ध और हाइजेनिक माना है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महावीर मंदिर पटना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार का पहला और देश का 10वां मंदिर पटना का महावीर मंदिर है, जहां की प्रसाद नैवेद्यम को FSSAI ने शुद्ध और हाइजेनिक माना है। ये भारत का 10वां ऐसा मंदिर है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने देश के मात्र 9 मंदिरों के प्रसाद को यह प्रमाण पत्र दिया है और ये 10वां मंदिर है पटना महावीर मंदिर। अब तक कुल मिला के 10 मंदिरों को ये मतलब प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। तो यहाँ पर बात आई है पटना महावीर मंदिर की। तो पटना महावीर मंदिर के बारे में मैंने आपको एक प्रश्न बताया था कि यहाँ पे अयोध्या में जो श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस मंदिर के निर्माण में पटना महावीर मंदिर ने 5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। तो ये मैंने आपको बताया था और इस मतलब की चीज में ये चंदा के रूप में जो राशि एकत्र की जा रही है और इसमें राजस्थान के लोगों ने सबसे अधिक योगदान दिया है। समूचे भारत में राज्य की श्रेणी में सबसे ज्यादा जो मतलब कि दान दिया गया है वो राजस्थान के लोगों के द्वारा दिया गया है। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूं। आपको बता दूं कि प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिवस के रूप में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य लोगों को आवश्यकता पड़ने पर जरूरी स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त होने के लिए कार्य करना है। तो इसका आपको कार्य भी ध्यान रखना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 अप्रैल। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 33 बीमारियों पर नजर रखने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच की शुरुआत की है। यह मंच सही समय पर डिजिटल रूप से संबंधित डाटा सुनिश्चित करेगा और यह विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन रोग निगरानी मंच है और यह भारत इस तरह की उन्नत डिजिटल निगरानी प्रणाली अपनाने वाला विश्व का पहला देश है। ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो शुरुआत किया गया था ये डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। आपको ये ध्यान रखना, ये 33 बीमारियों पर नजर रखेगा और इस तरह का मतलब शुरुआत करने वाला भारत देश का मतलब भारत दुनिया का पहला राज्य है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, हाल ही में जस्टिस नाथलापति वेंकट रमना भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 48वें। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही उत्तर है। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्तमान मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति रमना को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। जस्टिस नथलापति वेंकट रमना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक होगा, जो कि 24 अप्रैल 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद संभालेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो कार्यकाल स्टार्ट होगा ये 24 अप्रैल 2021 से शुरू होगा और 26 अगस्त 2022 तक का होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 20वां नंबर प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व क्राउन प्रिंस को नजरबंद किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जॉर्डन। हाल ही में जॉर्डन के पूर्व क्राउन प्रिंस हमजा बिन हुसैन को नजरबंद किया गया है। वह मौजूदा किंग अब्दुल्ला के सौतेले भाई हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के प्रश्न की ओर।
इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भारत के रैंक क्या है? अगर आपने इसके पिछले वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपको पता होगा कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 2021 में भारत के रैंक क्या है। आपको इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज से संबंधित जानकारी है, यहाँ पर आप केवल 399 रुपये पे करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप Pre21 लिख के मैसेज करें, तमाम इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सअप पे आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, ये सभी ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। यहाँ पर आप मैसेज करेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये वन टाइम पेमेंट होगा जो कि 31 दिसंबर 2021 तक के लिए वैलिड होगा। मेंबरशिप 1 के अंतर्गत आपको ये सभी चीजें मिलेगी, आप देख सकते हैं, जो कि 399 रुपये में आपके लिए उपलब्ध होगी। तथा मेंबरशिप 2 के अंतर्गत आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स उपलब्ध होगी, जहां पर आपको 1 वर्ष के लिए करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। आप दोनों में से किसी चीज को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, धन्यवाद।